नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको मालूम है कि मैंने हिंदी यूट्यूब चैनल अलग करने का तय किया है और इसलिए यही वीडियो जो नया चैनल है उस पर भी मैं डालूँगा। 15 अगस्त के बाद मेरा हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष पर नहीं होगा। सारे के सारे मेरे हिंदी वीडियो है प्रतिवाद इस नए चैनल पर होंगे। आज ये सब दोनों जगह पब्लिश होंगे। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे, उसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि शरद पवार जी ने लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले एक भविष्यवाणी की थी। मेरा अगर याद सही है तो वोटिंग का चौथा दौर जो था, चौथे चरण का जो वोटिंग हुआ था, उसी दिन शरद पवार का एक साक्षात्कार इंटरव्यू एक अंग्रेजी अखबार में प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने आगे आने वाले जो राजनीतिक घटनाएं होगी इसकी एक भविष्यवाणी की थी। ना कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी हारेगी या इंडी अलायंस का कोई सरकार बनेगा, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। मोदी जी हारेंगे ये भी भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि हवा बदल रही है, यानी बीजेपी का नुकसान होगा। ये तो वो लगातार कहते रहते थे और वो भी बात उन्होंने उस इंटरव्यू में कही थी। और असलियत में बीजेपी के खिलाफ हवा निकल गई और उनकी मेजॉरिटी भी चली गई। सरकार फिर से मोदी जी ने बनाई तीसरी बार। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि शरद पवार जैसे अनुभवी राजनेता ने जो कुछ भविष्यवाणी की थी वो सही होने के आसार आहिस्ते आहिस्ते दिखने लगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड करके प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने सरकार बनाई, विदेश दौरा भी करके वापस आ गए। संसद शुरू हो गई है, संसद के नए लोकसभा के सभापति चुने गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोधी खेमे की ताकत बढ़ी है। 232 वगैरह कुछ इंडी अलायंस के एमपी चुनकर आए। उनमें एकवाक्यता हो या ना हो, लेकिन उनके नेता बनने में राहुल गांधी जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं उससे ही इंडी अलायंस में दरार दिखने लगी है। और ये तो कांग्रेस पार्टी की टेंडेंसी है। जब तक वो अपोजिशन में रहते, सत्ता के बाहर रहते हैं कांग्रेस वाले, तब तक वो अपने मित्र दलों से बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं, दोस्ताना दिखाते हैं। लेकिन जब उनको सत्ता मिल जाती है या अधिकार या ताकत उनकी बढ़ती है, तब ये मित्र दलों को गुलाम या कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं। आपको याद होगा पिछले यानी 2023 के जून महीने में पहली बार पटना में अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग हो गई थी, जिसमें अगुवाई की थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने बहुत सारे 20-25 दलों को आमंत्रित किया था और मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाएंगे, गठबंधन बना सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव पेश किया था। वो प्रस्ताव मंजूर भी हो गया। बहुत 20-25 पार्टियों के नेता पटना में इकट्ठा हो गए। उस गठबंधन को कोई नाम दिया नहीं गया, लेकिन जो उसके पहले 10 साल देश में सत्ता चलाने वाला यूपीए नाम का गठबंधन था, वो साफ किया गया, वो नाम भुलाया गया और नए गठबंधन की बात शुरू हो गई, जिसको शायद बंगलोर की मीटिंग में पहली बार इंडी अलायंस नाम दिया गया। INDIA ऐसा शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ऐसा नाम दिया गया था।
लेकिन पटना के बाद बंगलोर और बंगलोर के बाद मुंबई में बैठक हो गई, उसके बाद भोपाल में बैठक होगी, ऐसी घोषणा की गई थी। लेकिन अगले 3 महीने कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ इसका कारण एक ही था कि उस दरमियान तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव में व्यस्त होने के कारण मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किसी को पूछे बगैर भोपाल की इंडिया अलायंस की बैठक ही कैंसिल कर दी, और 3 महीने आगे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी क्लियर थी। कांग्रेस को ये विधानसभा चुनाव जो थे वो जीतकर मित्र दलों को दिखाना था कि इस खेमे में, इंडी के खेमे में सबसे बड़ा भैया कांग्रेस है, और कांग्रेस बोलेगा उसी डोर सब पार्टियों को चलना पड़ेगा। राहुल भैया बोलेंगे और बाकी लोग हलेंगे। और इसलिए जो 4-5 विधानसभा के चुनाव थे उसमें सीट का बंटवारा हुआ नहीं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से 5, 6, 10 सीटें लड़ाना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ बोले कौन अखिलेश विखिलेश, हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, ना कि सीट का बंटवारा करेंगे। तो अखिलेश भी गुस्से में आए थे, बोले अगर विधानसभा के लिए आप सीट का बंटवारा नहीं करते तो लोकसभा के लिए बंटवारा नहीं होगा, वगैरह वगैरह कुछ हो गया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस दुबली होती है तो वो मित्र दलों से बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, विनम्रता से व्यवहार करती है। लेकिन थोड़ी सी भी ताकत बढ़ जाए तो वो अपने मित्र दलों को गुलाम या कुत्ते जैसा उनके साथ बर्ताव करना शुरू कर देती है। और बात साफ थी, 3-4 विधानसभा में अगर अच्छे सीटें मिल जाए या सत्ता आ जाए तो अपोजिशन का जो अलायंस बनना है, इंडी अलायंस बोलना है, उसको तो राहुल के शब्दों पर नाचना पड़ेगा। राहुल बनेंगे मदारी और बाकी मित्र दल बंदर बनकर उनके ताल पर नाचेंगे, यही तो पॉलिसी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग सा हो गया, और 3 राज्य जहां कांग्रेस जीतने के आसार थे वहां तीनों जगह बीजेपी अच्छी ताकत से जीत गई, और एक एक्सीडेंटल सक्सेस तेलंगाना में कांग्रेस को मिल गया, और फिर से कांग्रेस को अपने पैर जमीन पर लाने पड़े। कांग्रेस को अपने ही पर छाटकर जमीन पर खड़ा होना पड़ा, और इसलिए यहां चुनाव खत्म हुए नहीं विधानसभा के, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन मीटिंग बुलाई गई, लेकिन सब पार्टियां नहीं आई, और वहां से लेकर आज तक ममता दीदी गुस्से में है, क्योंकि उनको कांग्रेस का वर्चस्व बिल्कुल मान्य नहीं है। ममता दीदी हो या और सारी पार्टियां हो, उनकी बात साफ है, वो राहुल गांधी को नेता मानने को राजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की हेल्प लेकर, मदद लेकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, उल्टे हमारे कारण कांग्रेस को फायदा होगा, ये सब जानते हैं। और इसीलिए शरद पवार जी ने जो चौथे चरण के बाद इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि सारे मित्र दलों को या सारे बिगर बीजेपी विरोधी दलों को कांग्रेस के साथ आना ही पड़ेगा। शरद पवार की भविष्यवाणी थी, अगले 2 साल में एक एक करके क्षेत्रीय या छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको कांग्रेस के साथ आना ही पड़ेगा, और उसमें से कुछ दल, क्षेत्रीय दल हो या छोटे छोटे राजनीतिक दल हो, उनको कांग्रेस में विलीन होना पड़ेगा, मर्ज होना पड़ेगा। ये शरद पवार की भविष्यवाणी थी। खुद इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने शरद पवार को पूछा था, क्या आप अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के साथ विलय करने वाले हो? तो शरद पवार बोले थे नहीं नहीं नहीं,
अभी उस पर सोचना बाकी है, साथियों से बात करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात उन्होंने सही कही थी कि चुनाव के बाद जो राजकीय हालात पैदा हो जाएंगे उसमें बाकी सारे दलों को कांग्रेस के साथ ही रहना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और जिस ढंग से चुनाव के नतीजे आए, आंकड़े सामने आ गए, परिणाम सामने आ गए, उसके बाद कांग्रेस बर्ताव कर रही है, जिस ढंग का वर्तन हम देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं कांग्रेस का, तो उसमें कांग्रेस अपने मित्र दलों को साफ साफ दिखाना चाहती है कि इसके बाद विरोधी दलों की राजनीति कांग्रेस तय करेगी, बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, पिछलग्गू होकर जीना पड़ेगा। और उसका संज्ञान आहिस्ते आहिस्ते पार्टियां ले रही है। ममता दीदी ने तो साफ कर दिया है, वो तो आई नहीं उनकी मीटिंग में, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया। राहुल अपने शरद पवार भी नहीं गए। शरद पवार संसद अधिवेशन होने के बावजूद इस मीटिंग में दिल्ली में नहीं थे, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, तो इससे बात साफ हो जाती है कि इंडी अलायंस का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस के गुलामों की फौज, इस ढंग से अगली राजनीति चलने वाली है। और इसके संकेत आज से ही राहुल गांधी ने देना शुरू कर दिया। अब देखिए, लोकसभा का अधिवेशन, संसद का अधिवेशन शुरू हो गया। इस पहले अधिवेशन में सभापति का चुनाव होना था, लोकसभा के सभापति का चुनाव होना था। इसके लिए अगर कुछ करना है तो वो करने के लिए पूरे विरोधी दलों को एक साथ आना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा, क्या हम सत्ताधारी पार्टी जो है वो जो उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, सभापति पद के लिए सामने लाएगी, उसको सपोर्ट करेंगे, या हमारा कैंडिडेट अपोजिशन का खड़ा करके हम चुनाव की तरफ जाएंगे। कांग्रेस ने इसके लिए सब दोस्त मित्र दलों को इकट्ठा बुलाना जरूरी था, सलाह मशवरा करना जरूरी था, बातचीत करके अपोजिशन की एक सहमति बनाना जरूरी था। लेकिन कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं किया। अचानक से कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि केरला से चुनकर आए हुए के सुरेश नाम के कांग्रेस पार्टी के जो एमपी है, बस हम उनको सभापति पद के लिए कैंडिडेट बना देते, उम्मीदवार बना देते, बाकी दलों से बातचीत तक नहीं हुई। यहां से शुरू होती है कांग्रेस की स्टाइल। मैं आपको और एक बात याद दिला दूं, मेरा ख्याल है 2007 की बात होगी सर, 2007 में राष्ट्रपति पद, नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले थे। तो इसके लिए सोनिया गांधी ने यूपीए के मित्र दलों से भी बात नहीं की और अचानक से शिवराज पाटिल का नाम आगे कर दिया। कांग्रेस के उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, उनको ही राष्ट्रपति पद के लिए सोनिया गांधी ने कैंडिडेट करके आगे कर दिया। तो बहुत गड़बड़ी हो गई थी। जिस कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम के सपोर्ट पर यूपीए बनी थी, उन्हीं पार्टियों ने शिवराज पाटिल के नाम को अपोज किया, विरोध किया और सोनिया गांधी को उम्मीदवार बदलना पड़ा था। अगर पहले से ही सलाह मशवरा करते तो सीपीएम या कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, उनके पसंदी नापसंद की खबर होती और उम्मीदवार बदलना नहीं पड़ता। लेकिन वो कांग्रेस का एटीट्यूड नहीं है। कांग्रेस का स्वभाव जो है कि बहुमत चला गया फिर भी हम ही राजा है, गणतंत्र आया है, लेकिन गणतंत्र अगर कांग्रेस के हाथ में है तो उसमें राजा और राजा का परिवार मतलब गांधी परिवार होता है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि मित्र दलों से सलाह मशवरा करते और सभापति चुनाव की ओर जाते
तो कुछ अच्छी तरीके से निकल आता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। डायरेक्टली राहुल गांधी ने घोषित कर दिया कि भाई कांग्रेस के सुरेश लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार रहेंगे। अब बाकी दलों ने कुछ गड़बड़ नहीं की। आपको याद होगा तो जब नए चुने हुए सदस्य जो थे, सांसद थे, वो लोकसभा में आ रहे थे तो कांग्रेस ने अपने साथ अपनी कांग्रेस के उम्मीदवारों के हाथ में वही संविधान का बुक दिया था, किताब दिया था, और वो सब दिखा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने वही ढंग का जो किताब है संविधान हाथ में लिया था, लेकिन जो राहुल गांधी लगातार दिखा रहे थे उस ढंग का, उस स्टाइल का किताब संविधान का समाजवादी पार्टी वालों के हाथ में नहीं था। कहने का मतलब ये, राहुल गांधी ने सांसद पद की सदस्यता का शपथ ले लिया, उस वक्त भी उन्होंने वही किताब दिखाया था, लेकिन कांग्रेस छोड़कर दूसरी कोई भी पार्टी संविधान का उस ढंग का किताब नहीं दिखाती। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी तो संसद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन है, लेकिन अभी से इंडी अलायंस में दरारें दिखने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस के मित्र दलों को बुलडोज करती जाना चाहती है। और ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि 232 भले इंडी अलायंस के एमपी दिखते हो, लेकिन वो एक जीव नहीं है, एक पार्टी नहीं है, एक गठबंधन है, और गठबंधन सलाह मशवरे से चलता है। आपको याद होगा कि बहुमत चला गया है तो अपना चुनाव नेता करके होना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जितने छोटे मोटे दल थे उनको संसद के सेंट्रल हॉल में बुलाकर मंच पर बिठाया था अपने साथ, और सर्वानुमति से, सब नेताओं की अनुमति से ये मीटिंग बुलाई गई। उसमें मोदी जी का ऑफिशियली चुनाव किया गया। क्या सभापति पद के लिए के सुरेश का नाम सामने लाने के लिए राहुल गांधी ने किसी दूसरे मित्र दल से, उनके नेताओं से सलाह मशवरा किया था? नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम ये कर रहे हैं। अब उसके बाद इस संसद अधिवेशन में किस ढंग से अपोजिशन काम करेगा, इसके लिए जो मीटिंग बुलाई वो राहुल गांधी ने डायरेक्टली बुला ली, ना कि किसी से सलाह मशवरा किया। तो इसी गुस्से के कारण ना शरद पवार दिल्ली पहुंचे, ना उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे, ना ममता दीदी दिल्ली पहुंची, ना कि स्टालिन दिल्ली पहुंचे। हाँ, उन मित्र दलों के दूसरे तीसरे लाइन के जो नेता है वो पहुंच गए थे, क्योंकि ये नेता जो है, वो पार्टियां जो है, वो खुद को बुलडोज करके चुप नहीं बैठेंगी। राहुल गांधी के पास 99 एमपी हो सकते हैं, 97 या 98 एमपी हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश के एमपी कम नहीं है। उनके 37 एमपी है लोकसभा में। ममता दीदी के भी कुछ कम नहीं है, 31-32 एमपी है, और डीएम के, स्टालिन के भी कुछ कम नहीं है, कुछ 20-25 तो है। तो ये सब मिलाकर अकेले कांग्रेस के जो 90 या 100 से कम है, उतने ही 3 पार्टियों के एमपी है। 232 हम देखते हैं तो उसमें 100 के आसपास कांग्रेस के हैं, तो ममता, अखिलेश और स्टालिन लेकर भी 100 के आसपास एमपी है। बाकी छोटे मोटे दल है, किसी के 9 है, किसी के 8 है, किसी के 7 है, लेकिन 200 के आसपास एमपी सिर्फ 4 दलों के हैं। उसमें कांग्रेस के 99 है, 98 है, और बाकी 3 दलों के भी 90 से ज़्यादा एमपी है। उनको राहुल गांधी बुलडोज नहीं कर सकते। उनको तो कांग्रेस के साथ रहना है, लेकिन अगर वो अपने गुलाम हैं, इसी ढंग से राहुल गांधी बर्ताव करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते इंडी अलायंस में दरार पड़ना शुरू हो जाएगा। और जो पार्टियां कांग्रेस के साथ रह सकती है उनको भी निकलना पड़ेगा, कांग्रेस से दूर जाना पड़ेगा,
क्योंकि राहुल गांधी यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो शरद पवार जी ने जो कहा था कि सब दलों को कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा, वो तो सच होने के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ये दल, यानी कि तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो या समाजवादी पार्टी हो अखिलेश की, वो कांग्रेस के साथ जरूर रहना चाहेंगे क्योंकि वो तो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन अगर कांग्रेस बुलडोज करने की कोशिश करेगी, राहुल गांधी बुलडोज करने की कोशिश करेंगे, तो ये बोलेंगे कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब दलों के एक अलग गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनाना पड़ेगा। यानी देश की राजनीति 3 खेमे में बंट जाएगी, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सब जो इंडी दल के छोटे मोटे दल है उसमें जाएगी। और शरद पवार को इसी का डर है, इसलिए उन्होंने सूचित किया है कि अगर बीजेपी के खिलाफ तगड़ी राजनीति करनी है तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी को शरद पवार की ये नीति मंजूर है या नहीं, होती तो वो शरद पवार का सलाह मशवरा करते और सब मित्र दलों से विनम्रता से पेश आते। लेकिन ऐसा होने से रहा। शरद पवार की भविष्यवाणी कुछ 1-1.5 साल के लिए सही जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर कांग्रेस का लीडर ऑफ कांग्रेस के हाउस का लीडर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी रहेंगे तो शरद पवार की भविष्यवाणी झूठ साबित होगी, और झूठ साबित करने वाला और कोई नहीं होगा, खुद राहुल गांधी होंगे। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिपक्ष का हिंदी चैनल प्रतिवाद को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।